गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। एंड इट्स रिफ्लेक्शन, और इसका अपवर्तन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश लाइट। तो प्रकाश की जब हम बात करते हैं तो प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मी एवं प्रकाशीय ऊर्जा होती है। यह प्रकाश तारों से निकल करके हमारे तक आता है। इस प्रकाश के उत्सर्जन का कारण, जो होता है तारों में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का तात्पर्य यह है कि जब हाइड्रोजन के कोटि परमाणु जुड़ते हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और हीलियम नाभिक के निर्माण होने के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो जिसके फलस्वरूप हमें प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय एवं ऊष्मी ऊर्जा है जो सरल मार्ग में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में या वायु प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। Its travel in a constant speed which in vacuum is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, and its travel without any medium from space to any body। यानी कि यह प्रकाश जो है सौर मंडल से चलकर किसी भी पिंड पर बिना किसी माध्यम का गमन करता है। जबकि अगर आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो प्रकाश के गमन के हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहा गया प्रकाश एक सरल माध्यम में गमन करता है, और साथ ही साथ प्रकाश के दो प्रकृति हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश जो है एक तो कणी भांति व्यवहार करता है और दूसरे तरंग के भांति व्यवहार करता है। प्रकाश, अब इसके बाद देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन यानी कि अगर शब्द देखा जाए परावर्तन, तो परावर्तन शब्द का ही अर्थ हम देखेंगे टकरा करके वापस लौटना। अर्थात आने वाली प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें सूर्य से चलती हैं और इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी माध्यम आता है, तो वहां से टकराकर पुनः ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, जिन्हें हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात आने वाली जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराएं और टक्कर के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएं, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित आने की, आकर पड़ने वाली, और टक्कर के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात टक्कर के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। यदि हम लोग आपतित किरण एवं परावर्तित किरणों के मध्य एक काल्पनिक लंब खींचे तो आने वाली किरण एवं टक्कर के पश्चात वापस जाने वाली किरण के मध्य बनने वाले कोण क्रमशः आपस में बराबर होते हैं। तो आने वाली जो हमारी किरण है यानी कि आपतित किरण एवं खींचा गया काल्पनिक लंब जो कि अभिलंब कहलाता है। अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण आई, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, तथा टक्कर
के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को के मध्य बनने वाले अभिलंब एवं परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से इंगित करते हैं। आई मीन इंसिडेंट एंगल एंड आर मीन रिफ्लेक्टेड एंगल। तथा अब बात करें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। आने वाली प्रकाश किरण अर्थात आपतित किरण, टक्कर के पश्चात वापस लौटने वाली किरण अर्थात परावर्तित किरण, तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण को के मध्य अंतर या विभेद करने वाली या खींची गई काल्पनिक अभिलंब को एवं ये जिस बिंदु पर आपतित होती हैं, आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रथम नियम है। द्वितीय नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान आपस में बराबर होता है। अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। प्रथम नियम में कहा गया कि परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हो गए प्रकाश परावर्तन के नियम। तो एक बार हम फिर से समझते हैं। आपको बताया गया कि प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। यह निर्वात से लेकर हमारे यानी कि सूर्य से लेकर हमारे पृथ्वी में तक पहुंचने में प्रकाश जो समय लगता है 8.1 मिनट का है। यानी कि ये हमारे धरातल में पहुंचने पर 8.1 मिनट का समय लेता है। तो प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय उसमें ऊर्जा है। यह सीधे एवं सरल मार्ग में गमन करता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन यानी कि आने वाली प्रकाश किरण जब किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराए और टक्कर के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, टक्कर के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए काल्पनिक लंब को अभिलंब कहते हैं तथा जिस बिंदु पर आपतित होती हैं उन्हें आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन के नियम के बारे में बताएगा। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का मान सदैव आपस में बराबर होता है। अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। अब हम देखेंगे दर्पण, मिरर। तो दर्पण क्या है? यानी कि जब कोई गोली कांच हो, उसका हम लोग क्या करें, कोई एक त्रिज्या से उसे काट लिया जाए और काटने के उपरांत जो इसके किसी भी भाग पर हम कलई कर दें तो दूसरी सतह इसकी चमकदार हो जाती है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। अर्थात
किसी गोली कांच के जब एक सतह पर कलई कर दी जाती है, दूसरी सतह चमकदार हो जाती है, जिससे आने वाला प्रकाश टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसको दर्पण कहा जाता है। दर्पण होते कितने प्रकार के? दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण प्लेन मिरर, और दूसरे होते हैं गोली दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण की बात करें, समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु अर्थात वस्तु के बराबर दिखता है। एक व्यक्ति को अपने लंबाई के बराबर का प्रतिबिंब देखना है तो अपनी लंबाई का आधा एक समतल दर्पण लेना होगा, जिससे उसे अपने लंबाई के बराबर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और गोली दर्पण की बात करें तो गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है क्या, इनको देखते हैं। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की पहचान करते हैं। तो जब गोली कांच के उभरे हुए तल पर अगर कलई कर दी जाती है तो इसका धंसा हुआ भाग चमकदार हो जाता है, तब हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन इसके धंसे हुए तल से हो रहा है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन जब धंसे तल से होता है तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अव मीन क्या होता है? गड्ढा या धंसा होना। अव मीन गड्ढा या धंसा होना या धंसा होना। और तल यानी कि ऐसा तल जो क्या हो, धंसा हो, अर्थात इससे प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल से हो तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। दूसरी बात, उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं, जब गोली कांच के धंसे हुए तल पर कलई कर दी जाती है, जिससे प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए तल से होने लगता है, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दर्पण में गोली दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण के सामने सबसे पहले हमें यह देखना है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपने कहा कि जो अवतल दर्पण होता है ये बीच में यानी प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल से होता है, अर्थात ये बीच में धंसा होता है। दूसरी बात उत्तल की बात का, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन उठे हुए तल से होता है। अब प्रतिबिंब के आधार पर अगर देखा जाए तो अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कुछ स्थितियों को छोड़ करके बाकी समझ में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनाता है। जबकि अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो अवतल दर्पण प्रत्येक परिस्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनाता है। तो पहली कंडीशन कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब में कहां प्राप्त होगा। तो ये हमारे अवतल दर्पण। अब
बिंदु P, F और C। बिंदु P हमारे क्या है? पोल ऑफ मिरर। पॉइंट F क्या है? फोकस। और C क्या है? कर्वेचर ऑफ मिरर। यानी कि इस दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का फोकस F और वक्रता त्रिज्या C। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बिंदु के आकार का F पर प्राप्त होता है। मुख्य फोकस F पर प्राप्त होता है। तो ये प्रकाश किरण यानी गई और टक्कर के पश्चात मुख्य बिंदु F से होते हुए लौट आए। अर्थात जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती हैं और F से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें टक्कर के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात अब यहाँ पर हमारे क्या हो गए? बिंदुएं क्या कर रही है? इसको स्पर्श कर रही है। तो ये जहां पर ये एक दूसरे को काटने पर क्या हो रहा है? प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। दूसरे अगर देखा जाए तो इस तरह ये अनंत से आ रही है प्रकाश किरण और टक्कर के पश्चात मुख्य बिंदु पर, और इधर से अनंत से आ रही है और टक्कर के पश्चात इधर से, तो मिली कहां? मुख्य फोकस F पर। तो अब यहां पर प्रतिबिंब जो बना हमारा वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का। दूसरी कंडीशन कि जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र C पर रखते हैं, वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है। जब वस्तु अनंत एवं C के मध्य हो, तब जब वस्तु अनंत एवं C के मध्य रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F से दूर, यानी कि F से दूर तथा C के मध्य में वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। यह हमारी वस्तु रही, जाने वाली प्रकाश किरण गई और टक्कर के पश्चात F से होकर लौटी। दूसरी F से गई और यहाँ टक्कर के साथ इधर आई। तो अब ये यहाँ पर काट रही है। कहने का तात्पर्य, जब वस्तु को C और अनंत के बीच रखा गया तो इसका प्रतिबिंब F और C के मध्य बना। और कैसा बना? वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। नंबर 3, जब वस्तु हम C पर रखें, कहाँ रखें? C पर, अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, जब वस्तु C पर हो तब, यानी जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमें वक्रता त्रिज्या यानी C पर ही प्राप्त होता है। वस्तु के लंबाई के बराबर वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है। आपको बताया गया, जब वस्तु हमारी क्या होगी? AB और प्रतिबिंब हमारा ये बना A डैश B डैश। वस्तु को हमने कहा रखा वक्रता केंद्र C पर और इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? वक्रता केंद्र C पर ही। लंबाई वस्तु की जो है वह प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर है। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है।
नंबर 4, जब हम वस्तु को C एवं F के बीच रखें, C एवं F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें C से परे वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा मिलता है। नंबर 4, जब वस्तु C तथा F के मध्य हो, जब वस्तु C तथा F के मध्य रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब हमें हमेशा C से परे मिलता है। ये हो गया F और ये राशि। और ये प्रकाश कर गई और टक्कर के पश्चात ये वापस लौटी। दूसरा, ये C से क्या हो रही है, दूर बन रही है, C से परे। हमारी पॉइंट QE और प्रतिबिंब में यहाँ पर तो कहा गया कि जब वस्तु F और C के मध्य रखी जाती है, F और C के मध्य रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब C से दूर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु की लंबाई से बड़ा बनता है, वस्तु की लंबाई से बड़ा बनता है। जब वस्तु C और F के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C से दूर, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। इसके बाद जब वस्तु को हम मुख्य फोकस F पर रखते हैं, यानी कि जब वस्तु हमारी कहां पर, दर्पण के सामने F पर हो, जब वस्तु F पर स्थित हो या F पर रखी गई हो, तब जब वस्तु को हम F पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा और वास्तविक, उल्टा तथा अनंत पर मिलता है। ये वस्तु हमारी क्या होगी, AB और रखी गई मुख्य फोकस F पर। एक टक्कर के पश्चात F शो कर गई। दूसरी यहाँ C से जाने वाली प्रकाश किरण, ये यानी कि सीधे सीध अनंत को चली जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब वस्तु आप F पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अंतिम स्थिति, जब वस्तु को F तथा P के मध्य रखा जाए, P के मध्य रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु हम F तथा P के बीच रखते हैं, F तथा P के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है।
अर्थात जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं P और F के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अब हमें ये देखने को मिला कि अवतल दर्पण द्वारा जो हमें 6 प्रतिबिंब मिले, 6 प्रतिबिंब मिले, उन 6 स्थितियों में देखा गया तो 5 स्थितियां ऐसी थी जहां पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त हुआ। केवल एक ऐसी स्थिति जहां पर प्रतिबिंब हमें आभासी और सीधा मिला था। आप कहेंगे क्या? वस्तु स्थित दूसरा वस्तु आकार, वस्तु का प्रतिबिंब आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पहली कंडीशन में क्या मिला? वस्तु हम लोग रखे थे कहाँ? तो पहले स्थिति में हमने अनंत पर रखा था, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो आ था बहुत ही छोटा बना बिंदु के आकार का और कैसा? वास्तविक एवं उल्टा। कहां पर बना? ये प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होगा बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का, मुख्य फोकस F पर। नंबर 2, जब वस्तु को कहां रखा गया? अनंत एवं C के मध्य, तो बनने वाला प्रतिबिंब में वस्तु से छोटा मुख्य फोकस F से दूर वास्तविक एवं उल्टा मिला। नंबर 3, जब वस्तु को C पर रखा गया तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र C पर वास्तविक एवं उल्टा मिला। नंबर 4, जब वस्तु को C तथा F के बीच में रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा C से परे बना। कैसा बना? वास्तविक और उल्टा बना। नंबर 5, जब हम लोग वस्तु को F पर रखें, मुख्य फोकस F पर रखें, तब इसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा अर्थात विवर्धित कहां पर बना? अनंत पर बना। कहां बना? अनंत पर बना। कैसा बना? वास्तविक एवं उल्टा बना। केवल एक स्थिति, 6वीं स्थिति ऐसी मिलती है जब प्रतिबिंब का आकार एवं प्रतिबिंब की प्रकृति बदल जाती है। अर्थात वो स्थिति क्या है कि जब हम वस्तु को F एवं P के मध्य रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है। और कैसा होता है? आभासी एवं सीधा। तो ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हो गए।